नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। हर एक भाई बहन है गृहिणी का जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, गवर्नमेंट शिक्षक बनना। बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की बात करेंगे और इस प्रैक्टिस नंबर 7 में हम 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न करने जा रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन 15 बेहतरीन प्रश्नों को करने के लिए, अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में उत्तर देने के लिए, आंसर करने के लिए? तो चलिए तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है। वह विधि जो देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है यह कहलाती है। यह प्रश्न दोस्तों मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं, यह दोबारा प्रश्न मैं कर रहा हूं इस प्रैक्टिस सेट में, कारण यह है कि बहुत ही यह वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है। वीवीआईपी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी का यह प्रश्न है, इसलिए हमने इस प्रश्न को रिपीट किया है। तो वह विधि जो देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है वह हमारी कौन सी विधि कहलाती है? प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, विश्लेषणात्मक विधि या संश्लेषणात्मक विधि? सभी कमेंट करेंगे। हर एक भाई बहन गृहिणी जितने वीडियो देख रहे हैं, जितने क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो वह विधि जो देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है वह हमारी कहलाती है प्रदर्शन विधि। दूसरा महत्वपूर्ण गजब का प्रश्न है कि क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का श्रेय किसे जाता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का श्रेय किसे जाता है? मसीहा को, क्रेथवाल को, सिम्पसन को या ब्लूम को जाता है? देखिए, क्रियात्मक पक्ष की जानना है तो क्रियात्मक पक्ष का जब भी नाम आता है तो हम किसकी बात करते हैं? तो क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का श्रेय हमारे सिम्पसन को जाता है। आई होप आप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से अटेंड कर पा रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे और फीडबैक के द्वारा, कमेंट के द्वारा अपना उत्तर आंसर जरूर दे रहे होंगे। सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। तीसरा प्रश्न दिया गया है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया है? क्रेथवाल, स्किनर, सिम्पसन, ब्लूम। अब देखिए पिछला प्रश्न क्या था? पिछला प्रश्न था क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का श्रेय किसे कहा जाता है, तो सिम्पसन की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया है। अब देखिए ज्ञानात्मक पक्ष की बात करें और उसमें उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया है, तो आपके प्रोफेसर ब्लूम की बात करेंगे। जी हाँ, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान देने वाले आपके प्रोफेसर ब्लूम हैं। चौथा प्रश्न उन्हीं से रिलेटेड है। प्रोफेसर ब्लूम, करथवाल तथा मसीहा ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक कार्य किया है? ये तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक कार्य किया है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, चरित्रात्मक। देखिए हमने इतना तो जान लिया कि ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? ब्लूम ने दिया। तो ज्ञानात्मक पक्ष में हमारा ब्लूम तो होगा, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है चांसेस जाने के, इससे हमने प्रश्न भी कर चुका है। लेकिन करथवाल, मसीहा ये भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो देखिए ब्लूम, करथवाल और मसीहा तीनों ने मिलकर जिस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक कार्य किया है वह है भावात्मक। नोट कर लेंगे, हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन लाजवाब है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर की बात कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न दोस्तों बेहतरीन प्रश्न दिया गया है कि टेक्सोनॉमी शब्द का अर्थ होता है वर्गीकरण, संगत व तर्कयुक्त, क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम, क्रमिक विस्तार प्रक्रिया की बात करेंगे। सभी नीचे कमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि देखिए टेक्सोनॉमी की जब भी बात की जाती है और इस शब्द के अर्थ क्या हो सकता है, तो एक ही हो सकता है, क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, मान लीजिए समझ लीजिए एक ओवर में 2 रन बन रहे हैं, फिर दूसरे ओवर में 4 रन बन रहे हैं, तीसरे ओवर में 8 रन बन रहे हैं, चौथे ओवर में 10 रन बन रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम, ये कहलाएगा टेक्सोनॉमी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करेंगे दोस्तों छठवें प्रश्न की कि सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है ज्ञानात्मक पक्ष के अकॉर्डिंग टू ज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष के हिसाब से सबसे उच्च उद्देश्य माना गया है ज्ञान को, विश्लेषण को, संश्लेषण को, मूल्यांकन को। जी हाँ, आज हम ऐसे प्रश्न 2-3 प्रश्न करने जा रहे हैं। आई होप आपने लाइफ में शायद आपने पढ़ा हो उन प्रश्नों को। 2-3 प्रश्न ऐसे करेंगे, गजब के प्रश्न करने वाले हैं, इसलिए वीडियो पर बने रहें, क्लास पर बने रहें।
तो सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है? ज्ञानात्मक पक्ष के अकॉर्डिंग मूल्यांकन को माना गया है, ये आपको ध्यान देना है। 7वां प्रश्न आ चुका है, बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी होती है? किसकी बात कर रहे हैं? हमारे और आपकी बात नहीं हो रही है, अध्यापक शिक्षक की बात नहीं हो रही है, बालक की बात हो रही है, बालक बालिका की बात हो रही है। तो बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? देखिए, स्वाभाविकरण ज्ञानात्मक क्रिया से, संवेगात्मक क्रिया से, क्रियात्मक क्रिया से या प्रत्यक्षीकरण क्रिया से जुड़ी हो सकती है। अब आप कमेंट करेंगे, क्या कमेंट कर सकते हैं? जो आंसर सही होना चाहिए, यानी कि बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? तो वह प्रत्यक्षीकरण पक्ष से जुड़ी हो सकती है। हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, बेहतरीन कमेंट करें। आपका कमेंट सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। आप सभी के कमेंट का मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि दोस्तों ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात की जाती है तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का नाम आ जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं? जो ब्लूम ने अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं तो किस आधार पर किए गए हैं, यही आपको बताना है। वातावरण के, व्यवहार परिवर्तन के, विषय वस्तु के या बौद्धिक पक्ष के? सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करें। जी हाँ, कमेंट करें, फीडबैक करें, बेफिक्र कमेंट करें। नो डाउट दोस्तों, ब्लूम ने जिस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वह आधार आपका है व्यवहार में परिवर्तन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। 9वां प्रश्न है, साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं? कोई एक जो फिल्म स्ट्रिप होती है उसमें कितने फ्रेम होते हैं? साधारणतः नॉर्मल जो एक फिल्म स्ट्रिप होती है उसमें 10 से 20 फ्रेम होते हैं, 30 से 40, 20 से 30 या 20 से 40 होते हैं। तो बहुत ही नॉर्मल साधारण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर इसकी बात कर रहे हैं 20 से, किसकी बात कर रहे हैं? 30 की बात कर रहे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की कि त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए? मान लीजिए हमें ये त्रिभुज का निर्माण करना है। मान लीजिए त्रिभुज ABC हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया, नाम भी दे दिया, तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। त्रिभुज की रचना करना हमें, तो आवश्यक उपकरण और सामग्री कंपास, पैमाना, पेंसिल, उपयुक्त छवि। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? कंपास, कंपास के अंदर क्या क्या होता है? पटली, पेंसिल, सब कुछ, तो कंपास होना अनिवार्य है। पैमाना यानी कि त्रिभुज को नापने वाला जो पैमाना होता है भैया पटली कह सकते हैं, स्केल कह सकते हैं। पेंसिल जिससे हम ये चित्र बनाएंगे तो पेंसिल। ये हमारी सारी चीज़ें, सारे उपकरण, ये उपयुक्त सभी उपकरण उपलब्ध होना चाहिए, आवश्यक है किसके लिए? त्रिभुज की रचना के लिए। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, मैं बता दिए 2-3 प्रश्न ऐसे लाजवाब करने वाले हैं। जी हाँ, ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत परिश्रम से सीखना, अनुभव से सीखना, स्वयं करके सीखना या अनुशासित रहते हुए सीखना। तो ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या कहलाता है? ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या कहलाता है? स्वयं करके सीखना। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। सभी लाइक, शेयर, कमेंट करें, फीडबैक करें। दोस्तों अभी तक भी आपने सब्सक्राइब और ज्वाइन नहीं किया है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यह आपके बेनिफिट की बात है, प्रिपरेशन की बात है। बेहतर प्रिपरेशन के साथ तैयारी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये राष्ट्रहित में टीटी परिवार है। विथ नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि उदाहरण से नियम बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है। 99% आप लोगों का कमेंट आ चुका होगा। जी हाँ, कि उदाहरण से नियम बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? आगमन विधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की कि गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है? आर्यभट्ट की, भास्कराचार्य की, महावीराचार्य की, ब्रह्मगुप्त की। देखिए मैंने यूट्यूब में क्रिएट पोस्ट में एक क्वेश्चन भी डाला था कल, तो एक लगभग यहाँ पे 2 से 3 हज़ार लोगों ने, ठीक है, 2 से 3 हज़ार लोगों ने वहाँ पे अभी तक वोट कर चुका है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और अभी तक वोटिंग इतनी हो चुकी है। तो गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है? अगर आपने देखा नहीं है तो ज़रूर ज्वाइन किया करिए, विजिट किया करें। तो गणित सार संग्रह की जब भी बात की जाती है, हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर महावीराचार्य की बात कर रहे हैं। अब बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? आर्यभट्ट है,
भास्कराचार्य है, महावीराचार्य है या ब्रह्मगुप्त है? अब आपको कमेंट करके बताना है। तो लीलावती पुस्तक के लेखक, देखिए यहाँ पर पूछा गया था गणित शास्त्र संग्रह की पुस्तक, तो गणित शास्त्र संग्रह के आप सभी लोग जानते हैं महावीराचार्य जी हैं। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है, पोएट कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए भास्कराचार्य जी। जी, भास्कराचार्य द्वितीय। अगर भास्कराचार्य आता है तो ठीक है, अगर मान लीजिए भास्कराचार्य प्रथम और भास्कराचार्य द्वितीय आता है तो फिर आपको भास्कराचार्य द्वितीय वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, नहीं तो आपका भास्कराचार्य दिया गया तो भास्कराचार्य पर क्लिक कर लेना है। तो लीलावती पुस्तक के लेखक हो जाएंगे भास्कराचार्य द्वितीय। अब बात करेंगे 15वें प्रश्न की। दोस्तों 22 दिसंबर को गणित दिवस के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन मनाया जाता है, भास्कराचार्य जी का जन्मदिन मनाया जाता है, महावीराचार्य जी का जन्मदिन या ब्रह्मगुप्त का जन्मदिन मनाया जाता है। तो 22 दिसंबर को गणित दिवस जो है किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? अब आपको कमेंट करके बताना है, वो भी गणित दिवस के रूप में। अगर आपका जवाब श्रीनिवास रामानुजन है तो बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं। जी हाँ, भारत के 14वें तत्कालिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26 जनवरी 2012 को मद्रास विश्वविद्यालय में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को 22 दिसंबर 1987 से लेके 26 अप्रैल 1920 के जन्मदिन के 125वीं वर्षगांठ के समारोह में उद्घाटन समारोह के दौरान 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस बनाए जाने की घोषणा की गई थी। कब किया गया था ये नोट कर लीजिएगा, प्रश्न आ सकता है। भारत के 14वें तत्कालीन, जो आप तत्कालिक नहीं कहलाएंगे क्योंकि यह पुराना यहाँ पे हो चुका है पोस्ट। तत्कालिक अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जी, ठीक है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, लेकिन तत्कालिक नहीं कहलाएंगे। ये जो हमारे 14वें प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, इसके बाद 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं सभी लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना किस प्रधानमंत्री के काल पर यह गणित दिवस के रूप में मनाया गया था, तो आपको सभी लोग पता चल गया होगा। अब कब किया गया था? 26 जनवरी 2012 को किया गया था। कहाँ पर किया गया था? मद्रास विश्वविद्यालय में भारतीय गणितज्ञ को श्रीनिवास रामानुजन की बात कर रहे हैं, 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। अब एक दोस्तों मॉक क्वेश्चन ले रहे हैं, मॉक क्वेश्चन नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एडिशनल क्वेश्चन एक बता रहे हैं। एडिशनल क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया कि कल की क्लास में क्यों बताएं, आज ही क्यों ना बता दिया जाए, ठीक है। कि गणित को ज्ञान का नौकर माना जाता है, यह कथन किसका है? जी हाँ, गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। स्टर्नबर्ग, लॉक, टेम्पल, बैल, कोहलबर्ग। जिससे मैं आपको बता देता हूँ, मनुष्य का जो यानी हमारा जो होता है, जो क्रियाएं होती हाथ पैर, वो सब मन के नौकर होते हैं। हमारा जो मन जिस तरफ करता है उसी तरफ हाथ पैर सारा कुछ होता है, और दिमाग सभी को लोग पता है, जो दिमाग में लाएंगे वही मन करेगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन बैठा है? माइंड। तो गणित को विज्ञान का नौकर किसे माना जाता है, ये किसने कहा था? तो टेम्पल बैल ने कहा था, क्योंकि ये बैल ही, नौकर और बैल का इनका संपर्क बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, किसने कहा? टेम्पल बैल ने कहा था। इनका पूरा नाम बता देते हैं। गणित ने केवल जीवन या दिन प्रतिदिन के प्रत्येक पहलू पर उपयोग किया जाता है, जबकि यह ज्ञान के विभिन्न शाखाओं में प्रयुक्त होता है। तो शिक्षाविद एरिक टेम्पल बैल ने गणित को विज्ञान की रानी एवं नौकर माना। ये भी ध्यान दीजिए, विज्ञान की रानी और नौकर, ये भी दोनों बातें हैं। और प्रोफेसर लॉक ने कहा है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो सकती है या होती है। प्रश्न आ सकता है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, किसका कथन है? तो लॉक का कथन है, नोट कर लेंगे। और ये है आज का मॉक क्वेश्चन। मॉक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसका है? स्टर्नबर्ग, लॉक, गैलीलियो, कोहलबर्ग। अब आपको कमेंट करके बताना है, यह आपके लिए दोस्तों मॉक क्वेश्चन है। मॉक क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताना है 15 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, कितना फीडबैक किया, कितना स्कोर यहाँ पर क्रैक किया। तो सभी प्यारे मित्रों का यहाँ पे अभिनंदन है, स्वागत है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, नेक्स्ट मॉडल पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।